देखो अभी आप नेम स्पेस जितना समझोगे उतने डाउट्स पैदा होंगे, बिकॉज नेम स्पेस टॉपिक अभी पढ़ने का नहीं है ना। इतना समझो कि नेम, जैसे मैंने एक हेडर बनाई, समझो बात को, मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूं, जितना समझ में आया ठीक है। अभी नेम स्पेस समझ में आने का है भी नहीं, बहुत बार तुम लोग पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूं अभी, नहीं तो अभी मैं बिल्कुल नहीं बताता ये। कई सारी हेडर हम बनाते हैं, ठीक है। हमने इसमें कुछ वेरिएबल्स का, कुछ फंक्शंस का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का डिक्लेरेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। ये भी हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, फंक्शंस बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए। ये अलग हेडर है, इसमें भी बनाए, ठीक है। इसमें भी वेरिएबल्स बनाए, फंक्शंस बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्लासेस बनाए, सब चीजें बन रही हैं इसके अंदर। जिन चीजों के नाम होते हैं वो सब कुछ बन रहा है। ये अलग अलग हेडर फाइल्स है मान लो, ठीक। लेकिन इसमें बनने वाली चीजें, मैं कहता हूं, जिस नेम स्पेस के अंदर मानी जाए उस नेम स्पेस का नाम रख लिया जाए एक्स। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं? ये सारी चीजें मैं कह रहा हूं एक्स नाम का नेम स्पेस है, उसके अंदर मानी जाए। फाइल कोई भी है, फाइल से मतलब नहीं। इस फाइल के अंदर भी जितनी चीजें बनी हैं वो एक पर्टिकुलर नेम स्पेस है एक्स नाम का, उसमें मानी जाए। तो ये दोनों फाइल में मिलाकर जितने भी डिक्लेरेशंस हुए हैं वो सब एक ही नेम स्पेस में आ रहे हैं। समझ में आई बात? हो सकता है ये भी कोई हो, इसका नाम हो वाई, ये नेम स्पेस अलग है, ठीक है। ऑफ कोर्स शिवम यार, सी लैंग्वेज में तुम बिना क्लास के फंक्शन नहीं बनाते थे क्या? बिना क्लास के फंक्शन बनाते थे ना शिवम। और जो कुछ सी लैंग्वेज में हो सकता है वो सी प्लस प्लस में भी हो सकता है, पता है ना। इसलिए मैंने कहा था, इस लाइन को अच्छे से याद रखो, सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। आप भूल गए उस बात को? अगर याद होता तो ये डाउट ही नहीं होता आपका। सोचो जरा, तुम लोग अगर दूसरे डाउट्स पूछ रहे हो तो मैं ये क्यों बताऊं, क्यों संस्कार? संस्कार, रश्मि, आप लोगों के दूसरे डाउट्स हैं तो ये मैं किसके लिए समझा रहा हूं? पहले तो आप बेसिक मैनर्स सीखो। अगर एक डाउट डिस्कशन चल रहा है और आप सोचो, हम लोग लाइव क्लास में नहीं होते, क्लासरूम में बैठे होते और मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, आप बीच में इंटरप्ट करके कोई दूसरा टॉपिक का सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, इज दैट ओके? असाइनमेंट कहां सबमिट कर, अरे अभी मैं कुछ बता रहा हूं ना। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो बोलो मैं नहीं बताता ये चीज। क्यों संस्कार? तो ये बेसिक चीज समझो ना। आप भी कोई डाउट पूछोगे और कोई दूसरा अगर मान लो मुझे डिस्टर्ब करेगा और मैं आपको डाउट नहीं बता पाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा? सो व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग, अगर आपको कुछ पूछना है तो उसी से रिलेटेड पूछना है, सो दैट कि हम फोकस रह पाए। अभी मैं ये बीच में छोड़ के आपकी बात का जवाब दूं, आपकी बात का जवाब दे ही रहा हूं, बीच में किसी और का डाउट आएगा तो उसकी बात का जवाब दूं, ऐसे थोड़ी होगा ना। सोचो ना, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। समझो इस बात को, इसमें तुम्हारा ही लॉस है, टाइम तुम्हारा ही खराब हो रहा है। खास तौर पे जो लोग नए हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप लोग समझो इस बात को। ये आप ही के डाउट्स हैं जिनको मैं ले रहा हूं, वरना मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूं ना। तो अगर डाउट्स को मैं समय दे रहा हूं तो आप उसकी वैल्यू करो, उसमें एक एटिकेट्स फॉलो करो। अगर मैं एक चीज पढ़ा रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनो, उसमें कुछ डाउट आए तो पूछो। वरना क्या होगा, आज आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो बिकॉज आपने इसके बारे में नहीं सोचा, ये किसी और का डाउट है।
आज मैं इसको समझा दूंगा, आज आप इसको ध्यान से सुनोगे नहीं क्योंकि ये आपका डाउट नहीं है। 4 दिन बाद आपको क्लिक करेगा, जब आप ये पढ़ रहे होगे घर पे बैठ के, तो आप यही डाउट मेरे से दोबारा पूछ रहे होगे और आपको ये ध्यान में भी नहीं होगा कि 4 दिन पहले ये डाउट मैंने किसी और को बताया हुआ। सोच के देखो, ऐसे ही होता है। तो आप लोग सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। मैं यहां पर नेम स्पेस का आपने डाउट पूछा, पहले तो मैं वो भी अभी बताना नहीं चाह रहा था, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डिस्कस अबाउट नेम स्पेस। बिकॉज जितना हम डिस्कशन करेंगे उतने डाउट्स बढ़ेंगे, क्योंकि जितना डिस्कशन करेंगे नई नई बातें आती जाएंगी उसके अंदर। तो चीजों को सिस्टमेटिकली सीखना बहुत जरूरी है। और सिस्टमेटिकली कैसे सीखना होता है वो टीचर जानता है, वो स्टूडेंट नहीं जानता, क्योंकि स्टूडेंट ने अभी पढ़ा नहीं है ना, उसको नहीं मालूम कि कौन सा टॉपिक कब लेना है। पर मेरा एक बार समझाने के बाद कि भाई टॉपिक मेरे हिसाब से चलने दो, उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हो और फिर भी बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, तो आई हैव टू आंसर यू। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस नेम स्पेस कॉन्सेप्ट। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने आपको सिंपल सी एक बात समझाई थी कि एसटीडी नाम का एक नेम स्पेस पहले से बना हुआ है, सी आउट उसके अंदर डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अब सी आउट को यूज करना है तो आपको एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। फिर मैंने उसका दूसरा तरीका भी बता दिया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अभी इतनी ही जरूरत थी हमको, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हम उस पर अटक के रह जाना चाहते हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं आज ही पहले तो इसको क्लियर करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। इसी चक्कर में तो आपकी लर्निंग स्लो है। इसी चक्कर में तो हम किसी सब्जेक्ट को 2 स्टेप चलते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, उसके आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि कोई चीज समझने के लिए जितना नॉलेज की जरूरत है, वो पहले नॉलेज गेन तो कर लें। अब ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा था फिर से सुनिए। मैंने 3 अलग अलग हेडर फाइल्स बनाई। पहली हेडर फाइल में जो वेरिएबल फंक्शन ऑब्जेक्ट्स बनाए, मैंने कहा ये है नेम स्पेस एक्स के अंदर। नेम स्पेस को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करिए जिसमें कुछ डिक्लेरेशंस है। दूसरी फाइल के अंदर y नाम का नेम स्पेस बनाया, उसमें कुछ वेरिएबल फंक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं। तीसरी फाइल में फिर मैंने x नाम का नेम स्पेस बनाया। तो एक से अधिक फाइल्स में सेम नेम का नेम स्पेस बनाने का मतलब है कि इस फाइल में और इस फाइल में जितने भी डिक्लेरेशंस कर रहे हो वो सब एक ही ग्रुप में, भले ही वो अलग अलग फाइल में बनाए हो आपने। सो दैट मीन्स जब प्री डिफाइंड फंक्शंस बनाए गए, क्लासेस बनाई गई, तो उनके लिए जो डिक्लेरेशन वाली हेडर फाइल्स बनाई गई बहुत सारी, ये हेडर फाइल्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन नेम स्पेस एक ही है, एसटीडी। अब हमको कोई भी प्री डिफाइंड चीज यूज करनी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की, तो हमें हेडर फाइल तो इंक्लूड करनी है ताकि वो चीज अवेलेबल हो। लेकिन अवेलेबल है तो आपको नेम स्पेस का नाम भी तो लिखना पड़ेगा कि किस नेम स्पेस के अंदर की चीज आप एक्सेस कर रहे हो। हम्म आपने सी लैंग्वेज में कोई स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना रहे हो, फिर उसके मेंबर को एक्सेस कर रहे हो, है ना? होता है कि नहीं होता? अब आप बोलो कि हम सीधे मेंबर वेरिएबल का नाम ले लें, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम ही ना लिखें। अरे वो उसका सिंटेक्स है, वो उस ग्रुप के अंदर है, तो आपको उसका नाम तो लेना पड़ेगा। ऐसे ही नेम स्पेस एक ग्रुप है, तो आपको नेम स्पेस का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, आपको बताना ही पड़ेगा कि ये जो मेंबर आप एक्सेस करने जा रहे हो ये किस नेम स्पेस के अंदर है। समहाउ यू हैव टू से। मैंने 2 तरीके बताए आपको, या तो नेम स्पेस का नाम लिखें, स्कोप रेजोल्यूशन लगाएं, और जो भी डिक्लेरेशन वेरिएबल है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, उसको लिखें। और या फिर ऊपर एक बार लिख दें यूजिंग नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम लिख दें। नेम स्पेस हम भी बना सकते हैं, और हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएं तो फिर उसमें नेम स्पेस भी बनाएंगे। एक ही प्रोजेक्ट में कई सारे नेम स्पेस बन सकते हैं। अब कोई ये सोचे
कि अभी तो हम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं फिर एसटीडी क्यों लिख रहे हैं? अरे वो नेम स्पेस बन चुका है, हमने नहीं बनाया, पहले से बन चुका है। तो उसके अंदर डिक्लेयर्ड चीजों को यूज करने के लिए जो रूल सी प्लस प्लस वालों ने बनाया है वो फॉलो तो करना पड़ेगा ना। हमने थोड़ी बनाई सी प्लस प्लस, उन्होंने बनाई, तो हम वो यूज करेंगे, उसमें कोई चॉइस थोड़ी है, सिंटेक्स है उसका, वी हैव टू फॉलो द सिंटेक्स। समझ में आया? ठीक है। मेन बात ये थी कि क्या हमको सी प्लस प्लस का ये प्रोग्राम लिखते समझ में आया, क्या लाइन का क्या मतलब है समझ में आया, ये लाइन क्यों लिखी, ये लाइन क्यों लिखी, बताओ। अहमद वारिस, अभी इसी से रिलेटेड है आपका डाउट? इस आयो स्ट्रीम हेडर के अंदर सी आउट सीन, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इनका डिक्लेरेशन मौजूद है। क्लियर है? हमने कोनियो डॉट एच क्यों इंक्लूड करी है? गेट सी एच फंक्शन का डिक्लेरेशन इसमें है, ये सी की लाइब्रेरी का हिस्सा है ना, गेट सी एच फंक्शन। तो ये सी लैंग्वेज से ही हम लोगों ने लिया हुआ है, सी लैंग्वेज वाली सारी कोडिंग हम कर सकते हैं, और ये सी प्लस प्लस का नया स्टाइल है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस वाले हेडर में डॉट एच नहीं लगता। फिर ये वाली लाइन क्यों लिख रहे हैं? ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि हर बार मुझे सी आउट सीन के साथ एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ना लिखना पड़े, क्योंकि सी आउट और सीन एसटीडी नाम के नेम स्पेस के अंदर आते हैं। तो उनको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि सी आउट कौन से नेम स्पेस का है। क्लियर हो गई ये लाइन भी? आपको हमेशा मेन के साथ इंट लिखना चाहिए, ये भी क्लियर है आपको? ठीक है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन ये तो क्लियर है ही, सी आउट का स्टेटमेंट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? सीन का स्टेटमेंट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना? ये तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ये वाला सी आउट समझ में आया है ना? तो ये पूरा प्रोग्राम अब हमको एक्सप्लेन करते बन रहा है। अब हम लोग आज अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। याद करो, सी लैंग्वेज में फंक्शंस हमने कितने बाद में पढ़ा था? सी प्लस प्लस में शुरुआत से ही है, सी प्लस प्लस में शुरुआत में ही आ गया। लेकिन इसमें हम वो नहीं पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो सी लैंग्वेज में तुम पढ़ चुके हो ना, वो अब इसमें नहीं आएगा, इसमें नई बातें हम लोग देखेंगे। क्या रश्मि? अगर फंक्शन का सेम नेम से डिक्लेरेशन है तो कॉल करने पर आउटपुट प्रिंट करने में प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। नहीं समझ में आया आपका सवाल? कौन सा फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो आप? दो फंक्शंस बने हैं क्या? एक्स नेम से मैंने दो फंक्शंस नहीं बनाए,
एक्स नाम से दो नेम स्पेसेस बनाए, मतलब एक्स नाम का एक नेम स्पेस है इस फाइल में भी और उस फाइल में भी, तो वो एक ही नेम स्पेस है। कोई भोपाल में रहता है तो वो बोलता है मैं मध्य प्रदेश में हूं, कोई इंदौर में रहता है वो भी बोल रहा है मैं मध्य प्रदेश में हूं, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? तो वैसे ही पहली फाइल में जो था वो भी एक्स में था और तीसरी फाइल में जो था वो भी एक्स में था। ठीक है शिवम। बिल्कुल अमन, मैं क्वेश्चंस भी दूंगा उसके लिए। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं फंक्शंस के अंदर सबसे पहला टॉपिक इनलाइन फंक्शन। चलो मुझे बताओ, फंक्शन सभी को अगर याद है तो मुझे दो नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। दो नंबर को ऐड करने के लिए, या स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे ना अपन, तो चलो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए मुझे फंक्शन बनाना है। यहां पर स्क्वायर ना कैलकुलेट करके मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं। कोई फंक्शन बना लेता हूं स्क्वायर नाम का, उसको कॉल करता हूं, उसमें एक ही वैल्यू पास करता हूं और मैं चाहता हूं रिजल्ट किस में आ जाए, एस में आ जाए। बता सकते हो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, किस नेचर का है ये फंक्शन? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फंक्शन? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। नाइन्थ नंबर की लाइन को देखकर सभी को समझ में आ रहा है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का है। तो बताइए रिटर्न टाइप क्या लिखूं सबसे पहले? इंट लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे स्क्वायर, उसके बाद है ना, तो एक्स में क्या आ गया? ए का डेटा, ए का डेटा एक्स में कॉपी हो गया। अब स्क्वायर कैलकुलेट करना है मेरे को, तो मैं सीधे लिख सकता हूं रिटर्न, रिटर्न एक्स इंटू एक्स। सिंपल है। इस फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। कैसे करूं? डिक्लेरेशन में क्या लिखना पड़ता है? इंट स्क्वायर इंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको फंक्शन कॉल भी करना आता है, फंक्शन डिक्लेयर करना भी आता है, फंक्शन डिफाइन करना भी आता है। तीनों शब्दों का अर्थ अच्छे से क्लियर है? मुझे बताओ इस फंक्शन के कॉल में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कौन है? ए, वेरी गुड। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कौन है? एक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस है? ये कॉल बाय वैल्यू है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड, सभी का सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि हम फंक्शंस बनाते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? फंक्शन बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जिसको याद नहीं है, जिसको ठीक से नहीं मालूम है, वीडियो को रिपीट में सुन के नोट्स बनाइएगा। पहला पॉइंट, पहला फायदा, कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। एक बार आपने पीस ऑफ कोड बना लिया कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, एक बार बन गया फंक्शन, बस। अब उसके बाद इस फंक्शन को कितनी भी बार आप कॉल कर सकते हो, तो बार बार एक ही तरह का कोड नहीं लिखना पड़ता। दूसरा, रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है प्रोग्राम की। एक प्रोग्राम में आप अपने लॉजिक को अलग अलग फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक फंक्शन यूजुअली एक टास्क कर रहा होता है, तो आपको जिस टास्क पे फोकस करना है आप उस टास्क पे फोकस कर सकते हैं। एक फंक्शन अपनी कन्फाइंड बॉडी रहती है, उसके अंदर ही उसका कोड लिखा हुआ है। तो अगर मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करने का कोड देखना है तो मैं पूरे प्रोग्राम को नहीं, सिर्फ इतने से पोर्शन को देखूंगा, ये जो फंक्शन है। तो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है हमारे प्रोग्राम की।
प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर लेते हैं, मॉड्यूलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम अचीव कर पाते हैं, हमारे प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है? बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। यस मनीष, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो फायदे बहुत सारे हैं, इजी टू रीड, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू डिबग, है ना, अवॉइड रीराइटिंग ऑफ सेम कोड ओवर एंड ओवर। तो ये सारे फायदे हैं, लेकिन एक फायदा बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये सब पे भारी है। बाकी सारे फायदे सोर्स कोड में देखकर मिलते हैं, पर यह फायदा एग्जीक्यूशन पे मिलता है। समझ में आई कुछ बात? अरे इजी टू रीड, रीड किसको करोगे? सोर्स कोड को। इजी टू मॉडिफाई, मॉडिफाई किसको करोगे? सोर्स कोड को, है ना। आप रीडेबिलिटी या मॉडिफिकेशन या उसमें टेस्टिंग करनी है, वो सब सोर्स कोड में करते हो आप। तो सोर्स कोड से जुड़े फायदे हैं, लेकिन एक फायदा एग्जीक्यूशन टाइम पे मिलता है। रिकर्शन इज नॉट बेनिफिट अंकुश, रिकर्शन इज अ टेक्निक। ठीक है, तो समझ में आया? रिकर्शन का एक फायदा कि बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। कैसे? हमें मालूम है फंक्शन जब कॉल होता है तभी उसको मेमोरी मिलती है, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसकी मेमोरी रिलीज हो जाती है। पता है ना ये बात? यानी एक समय में प्रोग्राम के सारे फंक्शंस रैम में नहीं आते, जो कॉल होता है बस वही आता है रैम में, और जब तक उसका कोड चल रहा होता है या उसने रिटर्न नहीं करा है तब तक उस फंक्शन को मेमोरी मिली रहती है। इसीलिए 1000 MB का प्रोग्राम भी 100 MB में रन हो सकता है, या शायद और कम में भी, क्योंकि हो सकता है 1000 MB का जो प्रोग्राम हो एक साथ उसे रैम में पूरा आने की जरूरत ना हो, जो जो फंक्शन कॉल हो रहे हैं बस वही आएंगे रैम में। अभिषेक, फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है बेटा रिकर्शन। आप में से ही किसी ने मेरे को कहा रिकर्शन इज द बेनिफिट। समझ में आया? इसलिए मैंने जवाब दिया था। तो आप मुझे एक चीज बताओ, फंक्शन बनाने का कोई नुकसान भी है क्या? अगर है तो क्या है? वेरी गुड आसिफ, वेरी गुड। टाइम कंज्यूम करता है ज्यादा। देखो, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जब हम किसी फंक्शन को करते हैं कॉल, तो पहला वाला फंक्शन अपने स्टेटस को पहले प्रिजर्व करता है जहां तक उसका कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे मेन फंक्शन अभी रैम में है, उसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया तो भैया पहले तो मेन फंक्शन जहां तक एग्जीक्यूट हो चुका है अपना स्टेटस वो पहले कहीं प्रिजर्व कर लेगा, उसमें कुछ समय लगेगा। उसके बाद नए फंक्शन को लोड किया जाएगा रैम में, उसमें कुछ समय लगेगा, है ना। अब फंक्शन का जब काम खत्म हो जाएगा तो वापस से फंक्शन की पहले मेमोरी रिलीज होगी, और उसके बाद मेन फंक्शन का जहां तक एग्जीक्यूशन हो चुका था उसका जो स्टेटस प्रिजर्व किया था वो वापस से रीलोड किया जाएगा सीपीयू रजिस्टर में, सो काम रिज्यूम हो सके। तो ये जो एक्स्ट्रा ओवरहेड हो रहा है, एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं, वो हर बार जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं हर बार होते हैं। तो फंक्शन बनाने का फायदा है मेमोरी की बचत, लेकिन फंक्शन बनाने का नुकसान है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। अब इसमें देखो क्या होता है, फंक्शंस बनाने के भी दो कैटेगरीज में बता रहा हूं। बड़े फंक्शंस और छोटे फंक्शंस। मैं कहता हूं बड़े फंक्शन को तुमने फंक्शन बनाया बहुत अच्छा किया, पर छोटे फंक्शंस को फंक्शन बनाया ये अच्छा नहीं किया। अब रीजन सुनो। एक प्रोग्राम जब रन हो रहा है और किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, और वो फंक्शन जब रैम में आता है तो काफी सारी मेमोरी ले रहा है, बिकॉज उसका कुछ हैवी टास्क है।
लेकिन प्रोग्राम की लाइफ के दौरान ये टास्क थोड़ी देर चलना है। तो जितनी मेमोरी ये फंक्शन ले रहा है, ये थोड़ी देर के लिए बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम हो रही है आपके प्रोग्राम में, लेकिन जैसे ही फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा ये मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तो मैं कहता हूं इस बड़े से फंक्शन को फंक्शन बना के अच्छा किया। नहीं बनाते तो इसका कोड भी तुम मेन में लिखते, जहां जहां से कॉल हो रहा है वहां वहां लिखते। तो सोच के देखो कि मेन तो प्रोग्राम की शुरुआत से लोड हो जाता है और अंत तक रहता है, तो वो बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करके बैठा रहेगा। अच्छा किया ना, उसे एक अलग फंक्शन बना दिया। जब तक कॉल नहीं कर रहे तब तक तो वो मेमोरी कंज्यूम नहीं हो रही, यानी जब तक वो टास्क परफॉर्म ही नहीं कर रहे हमें उस मेमोरी को कंज्यूम कराने की जरूरत भी नहीं। जब जरूरत पड़ेगी उस टास्क की तभी वो रैम में आएगा। तो फंक्शन बना के अच्छा किया ना। देखो, मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूं, 1 लाख रुपए ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? 1 लाख रुपए ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, क्या लगता है आपको? अगर मैं कहता हूं 1 लाख रुपए में इंजीनियरिंग हो जाएगी अच्छे से अच्छे कॉलेज में, 4 साल की इंजीनियरिंग, तो 1 लाख रुपए ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? अभी बहुत कम हो गया, अभी बहुत कम हो गया है ना। इंजीनियरिंग में 4 साल में आप 3-4 लाख रुपए खर्चा कर देते हो, और ज्यादा भी। अब मैं कह रहा हूं 1 लाख में हो जाएगा। अरे एक कार है, 1 लाख में मिल रही है नई। अरे कोई भी कार ले लो, 1 लाख से ज्यादा की आती है। समझ में आ रही है बात? तो 1 लाख रुपए ज्यादा है या कम, ये तो बात ये है ना कि रिलेटिव बात है ना। मैं बोलूं कि एक पेन पेन आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो अरे वो तो बहुत महंगा है, वो तो 2 रुपए का भी मिल जाता है ना। तो रिलेटिव हो गई नहीं ये बात। उसी तरीके से कोई फंक्शन कितना समय ले रहा है, समय ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है, जो टाइम लग रहा है, वो ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? इट डिपेंड्स। वो आपको ज्यादा महसूस होगा अगर फंक्शन कम मेमोरी की बचत कर रहा है, और अगर फंक्शन ज्यादा मेमोरी की बचत कर रहा है तो आपको समय कम लगेगा। क्यों? अब ये जो बड़ा फंक्शन था, जब मैं इसे कॉल नहीं कर रहा हूं तब तो इसने मेमोरी कंज्यूम नहीं करी। जब मुझे इसको जरूरत पड़ेगी मैं इसे कॉल करूंगा तब ये रैम में आएगा। ठीक है? तो सोचो, रैम में इसे लाने के लिए जितनी कॉस्ट लग रही है टाइम की, वो नेग्लिजिबल है इस बात के आगे कि वो कितनी मेमोरी की बचत कर रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या? आफ्ताब, फंक्शंस बिना बनाए तो सी में प्रोग्राम बनता ही नहीं ना। सी लैंग्वेज इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो पूरा कोड एक साथ रैम में आएगा, तो वो तो चाहिए नहीं ना। फंक्शंस हैं इसलिए मेमोरी की बचत है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मेमोरी की बचत नहीं हो पाती। पहले क्या होता था, पहले कोई फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो पूरा का पूरा कोड जितनी भी लाइंस का लिखा वो सारा का सारा एक साथ रैम में लोड हो जाता था। इसलिए फंक्शन अच्छा है ना। मेन फंक्शन भी टाइम लेगा। मेन फंक्शन तो एक ही बार कॉल हो रहा है ना, इसलिए मेन में हम कम से कम काम करते हैं। मेन सिर्फ दूसरे फंक्शंस को काम कॉल करने का काम ज्यादा करता है। आइडियली ऐसा होता है। मेन आपके प्रोग्राम के मेन फ्लो को डिसाइड करता है। कोई तो कहीं से तो स्टार्ट होगा ना फंक्शन, कोई तो फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना, तो मेन है वो। तो मेन भी एक फंक्शन है, पर मैं बात कर रहा हूं बाकी फंक्शंस की खास तौर पर, क्योंकि मेन फंक्शन तो थ्रू आउट द लाइफ रहते ही है ना प्रोग्राम के, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी के फंक्शंस का लाइफ टाइम क्या होना चाहिए? जब तक
स्क्वायर फंक्शन, जब मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा तभी रैम में आएगा, वरना नहीं आएगा। एलसीएम नाम का फंक्शन, जब मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना होगा तभी एलसीएम को कॉल करूंगा, हमेशा तो नहीं आएगा। पर मेन शुरुआत से आखिरी तक रहता, तो मेन इज अ स्पेशल, मेन की बात नहीं हो रही। मेन फंक्शन को कॉल करते वक्त हमारे प्रोग्राम का कोई हिस्सा अपना स्टेटस कहीं प्रिजर्व नहीं कर रहा है। मेन इज अ स्पेशल फंक्शन। अच्छा, क्या आपको यह समझ में आई बात कि वो फंक्शन जो ज्यादा मेमोरी लेते हैं, बड़े फंक्शंस, अच्छा हुआ उन्हें फंक्शन बनाया, क्योंकि उनको कॉल करने में जो एक्स्ट्रा टाइम का, एक्स्ट्रा टास्क का ओवरहेड होता है, जिससे कुछ समय ज्यादा लग जाता है, वो इस मेमोरी के आगे कुछ भी नहीं है। तो हम उसे फंक्शन बनाना प्रेफर करेंगे, भले ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगने दो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय, क्योंकि वो मेमोरी बहुत बचा रहा है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कम मेमोरी बचा रहा है, एक फंक्शन जैसे स्क्वायर, ज्यादा मेमोरी थोड़ी ले रहा होगा, तो इस फंक्शन को अलग फंक्शन बनाने में फायदा नहीं नुकसान है, क्योंकि ये अलग फंक्शन है। तो जब जब मैं इसे कॉल करूंगा, इसको रैम में लोड करने में और वो बाकी सब काम करने में ज्यादा समय लगेगा, एज कंपेयर टू कि इसने मेमोरी की बचत कितनी करी। इससे अच्छा तो पूरे टाइम रैम में बैठा रहता, बार बार उसे लोड करने में और रिलीज करने में जो समय लग रहा था वो तो नहीं लगता। अरे, शुरुआत से आखिरी तक अगर रैम में बैठा भी रहेगा, प्रोग्राम की पूरी लाइफ के दौरान वो रैम में बैठा भी रहेगा, तो कितनी मेमोरी ले रहा है, जरा सी, वो तो हम बियर कर सकते हैं। लेकिन वो बार बार जो उसे कॉल करने में समय लग रहा है, अब हमें टाइम की चिंता होने लगी, अब हमारे लिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि नहीं। बड़ा फंक्शन भी लोड होने में और रिलीज होने में उतना ही टाइम ले रहा होगा, लेकिन उस समय हमें वो टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो फंक्शन अच्छा है रैम में जब तक ना आए। समझ में आई कुछ बात? तो क्या कंक्लूड किया हमने? छोटे फंक्शंस को फंक्शन नहीं बनाना चाहिए, बड़े फंक्शंस को फंक्शंस बनाना चाहिए। लेकिन फिर इजी टू रीड का क्या? बार बार एक ही तरह का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, उस फायदे का क्या? इजी टू टेस्ट, है ना, इजी टू डिबग, इजी टू मॉडिफाई, इन सब फायदों का क्या होगा? ये फायदे भी तो नहीं मिल पाएंगे। तो सी लैंग्वेज तो कहती है भैया आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फंक्शन बनाओ या फंक्शन मत बनाओ। फंक्शन मत बनाओ का मतलब है जहां से तुम कॉल करने का सोच रहे थे वहीं पे उसका कोड लिख दो। शुभांकर, बिग फंक्शन मतलब मैनी फंक्शंस कहां से हो सकता है यार? एक ही फंक्शन है, बड़ा है, ज्यादा मेमोरी ले रहा है, बस। यस मानस, कॉल से पहले डिक्लेरेशन करना चाहिए। पर अभी कहां तुम ट्रैक से हट गए? अभी जो मैं बात बता रहा हूं वो समझ में आई कि नहीं मानस? नहीं अरशद, तुम समझे नहीं बात को। तुम्हारे पास मेमोरी लिमिटेड होती है प्रोग्राम को रन करने के लिए। अगर लिमिटेड मेमोरी है तो तुम्हें मेमोरी की बचत के बारे में सोचना है, वरना तुम्हारा प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो मेमोरी का भी सोचना है और टाइम का भी सोचना है, और दोनों का जब सोचना है तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फंक्शंस बना रहे हैं ताकि मेमोरी की बचत हो, ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है? अब
मैंने आपको सीधी सी बात बोली, जो छोटे फंक्शन, बड़े फंक्शंस को तो अनटच कर रखो, पर जो छोटे फंक्शन है उनको हटा दो और इनका कोड वहां लिख दो जहां से कॉल हो रहा है, मतलब जैसे पहले लिखा था हमने कोड, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर हमने कहा कि बाकी के फायदे कैसे मिलेंगे, इजी टू रीड, इजी टू डिबग, इजी टू मॉडिफाई। तो फिर सी लैंग्वेज में तो इसका कोई उपाय नहीं है, पर सी प्लस प्लस आपको एक फैसिलिटी देती है इनलाइन फंक्शन की। वो कहती है जब आप फंक्शन डिक्लेयर करें तो उस समय इनलाइन कीवर्ड लिख दें। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप कंपाइलर को ये कहते हो कि सुनो कंपाइलर, मैं तो स्क्वायर फंक्शन को अलग फंक्शन की तरह बना रहा हूं, पर तुम कंपाइल करने के वक्त इस स्क्वायर फंक्शन को हटा देना और जहां जहां से स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है, स्क्वायर फंक्शन का कोड उस जगह पर लिख देना। मतलब जो काम सी लैंग्वेज में मैनुअली हम एज अ प्रोग्रामर करने वाले थे, इस फंक्शन को हटाने का काम हम करने वाले थे, अब हम कह रहे हैं कंपाइलर से कि तुम हमारी जगह ये काम कर दो। कंपाइलर काम करेगा तो ऑब्जेक्ट फाइल में चेंजेस होंगे, सोर्स फाइल में नहीं होंगे। सोर्स फाइल में कोई चेंजेस कंपाइलर थोड़ी करता है। तो सोर्स फाइल के अंदर अभी भी स्क्वायर एक फंक्शन के तौर पे दिखाई दे रहा है, तो वो इजी टू रीड, इजी टू मॉडिफाई, बार बार एक ही तरह का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये सारे फायदे आपको अभी भी मिल रहे हैं। लेकिन कंपाइल होते ही ये फंक्शन हट जाता है और इसका कोड एक लाइन में एक्सपैंड हो जाता है वहां वहां जहां जहां से फंक्शन हो रहा है कॉल। ये काम लेकिन कंपाइलर ने करा। ठीक है, तो हम इनलाइन कीवर्ड लिखेंगे तो ऐसा हो रहा है। तो जिन फंक्शंस को तुम हटाने का सोच रहे थे, उनको तुम खुद हटाने की बजाय इनलाइन कीवर्ड उसके डिक्लेरेशन पे लिख दो, तो कंपाइलर आपके लिए ये काम कर देगा। अब दूसरी बात सुनो, इनलाइन जो है वो एक रिक्वेस्ट है, कमांड नहीं है। मतलब आप कंपाइलर से रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब कंपाइलर आपकी रिक्वेस्ट को मानेगा या नहीं मानेगा, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। अगर कंपाइलर को लगेगा कि ये स्क्वायर फंक्शन कम मेमोरी ले रहा है, तो उसे इनलाइन फंक्शन बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। अगर कंपाइलर को लगा कि स्क्वायर फंक्शन ज्यादा मेमोरी ले रहा है और फिर भी आपने उसे इनलाइन बनाने की रिक्वेस्ट करी है, तो वो उस फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाएगा, उसको एक अलग फंक्शन के तौर पे ही रहने देगा। समझ में आया? ऐसा वो एरर भी दे सकता है, वार्निंग भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपाइलर पे, थोड़ा सा इसका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये फंक्शन अलग से है ही नहीं निकिता। अगर ये इनलाइन फंक्शन बन गया तो स्क्वायर का पूरा कोड इसी जगह पर आ जाएगा। तो जब मेन फंक्शन लोड हुआ तभी तो ये कोड भी आ गया ना रैम में। यस, इनलाइन इज अ कीवर्ड। हाँ, अब अगर मान लीजिए आपने इनलाइन किसी ऐसे फंक्शन पर लिखा हुआ है जिसको कंपाइलर इनलाइन नहीं बनाएगा, तो हो सकता है कंपाइलर एरर दे, हो सकता है वार्निंग दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। अब सुनो, वो मेमोरी साइज कैलकुलेट नहीं करता। वो कैसे तय करता है कि आपका फंक्शन छोटा है कि बड़ा है, कम मेमोरी ले रहा है कि ज्यादा मेमोरी ले रहा है? कंपाइलर कैलकुलेट नहीं करता, कंपाइलर ऑब्जर्व करता है। जैसे तुम गधे हो कि नहीं हो, ये कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर कैसे कंक्लूड करूं मैं? तो मेरा ऑब्जर्वेशन होगा, तुम्हारे डाउट्स किस स्तर के हैं उससे मैं अंदाजा लगाऊंगा। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस 90% टाइम मेरे को सही साबित कर देगा, है ना? वैसे ही कंपाइलर भी फंक्शन को ऑब्जर्व करता है, मेमोरी को कैलकुलेट नहीं करता।
कंपाइलर का यह मानना है कि जिस किसी फंक्शन के अंदर रिकर्शन हो रहा है या लूप लगा हुआ है या स्टैटिक वेरिएबल्स बने या स्विच केस लगा हुआ है तो वो ज्यादा मेमोरी ले रहा है। ये उसका ऑब्जर्वेशन, तो फिर वो उसको इनलाइन नहीं बनाएगा। ये उसका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एग्जैक्टली कितनी मेमोरी लेने वाला है वो फंक्शन, ये कंपाइलर भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, एग्जैक्टली तो नहीं कर सकता। समझ में आई बात? तो आप ऐसे किसी फंक्शन के लिए इनलाइन रिक्वेस्ट नहीं लिखेंगे जिसमें रिकर्शन हो रहा हो, लूप लगा हो या स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा हो, क्योंकि वो इनलाइन नहीं बन पाएंगे। तो यूजुअली छोटे फंक्शंस के लिए आप इनलाइन लिखिए, जैसे कि ये स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, गुड। चलो एक और चीज पढ़ते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, आप मुझे बताओगे, मान लो मैंने दो नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाया, इस तरह से मैंने डिक्लेयर कर दिया और यहां मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, और यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करा देता हूं। यहां पर मैं दो वेरिएबल्स बना देता हूं, a b, और यूजर को बोलता हूं एंटर टू नंबर्स। यहां पर a और b वेरिएबल में वैल्यू इनपुट ले ली। अब मैं क्या करता हूं, सी आउट सम इज, और यहीं पर ऐड फंक्शन को कॉल करके a और b की वैल्यू पास कर देता हूं। क्या आपको ये कोड समझ में आया? ये मैंने इसको रन किया, लेट्स सी क्या होता है। अरे कुछ एरर है, कुछ भी पुराना चल गया होगा, ठीक है, कोई एरर नहीं है। एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। तो मैंने नंबर एंटर किया 10 और 20, 30 आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, एक और वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से सी, और मैं फिर से लिखता हूं सी आउट एंटर, यहां भी बैकस्लैश एन लगा देता हूं, एंटर 3 नंबर्स, सीन ए बी सी, है ना। और अब मैं लिखता हूं सी आउट सम इज एड ए कॉमा बी कॉमा सी। बोलिए क्या होगा? एरर आएगी। किस लाइन में एरर आएगी? लाइन नंबर 14। इधर एरर है। क्यों एरर है? तीन वेरिएबल्स हम पास कर रहे हैं, तीन वैल्यूज पास कर रहे हैं। ओके, तो क्या दिक्कत, तीन वैल्यूज पास कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, मतलब ऐड फंक्शन दो ही आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है और हम तीन पास कर रहे हैं, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की संख्या मैच नहीं कर रही है। ओके, तो डिक्लेरेशन में अगर दो बोला है तो दो ही पास कर सकते हो, ठीक है, एग्री। ये एरर बिल्कुल सही है, आपने कहा लाइन नंबर 14 पे आएगी, बिल्कुल सही बात है, लाइन नंबर 14 पे आ रही है, और मैसेज भी वही है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन में आपने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। तो ठीक है, मैं इस गलती को सुधारता हूं और यहां पर लिखता हूं इंट z, और यहां पर लिख देता हूं प्लस z, और ऊपर कर देता हूं इंट कॉमा इंट कॉमा इंट। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व।
अभी भी एरर है। कहां एरर है? लाइन नंबर 10 में। क्यों? अब लेस आर्ग्यूमेंट्स है। अच्छा, मतलब अब ये वाले फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, 3 एक्स वाई जेड में चले जाएंगे, उसका सम होके रिटर्न हो जाएगा। लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम है। रन करके देखें। अरे, ये तो पुराना है। इसको रन करके देखता हूं। देखो, लाइन नंबर 10, मतलब आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स 2 हैं, पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स तो 3 है ना। तो ये संख्या मैच नहीं कर रही है। गार्बेज वगैरह नहीं आएगा, एरर आएगी। तो क्या मैसेज है एरर का? टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कम आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास हो। अब मैं चाहता हूं कि ये भी चल सके और ये भी चल सके, तो मैं यूज करूंगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट। मतलब मैं ऐड फंक्शन को 2 तरीके से कॉल करने की फैसिलिटी देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 3 वैल्यू अगर पास की जाए तो वह एक्स वाई जेड में आ जाए और उनका सम करके रिटर्न कर दे। और अगर 2 वैल्यू पास हो रही हैं, तो पहली वैल्यू एक्स में जाए, दूसरी वैल्यू वाई में जाए, और जेड के लिए जब कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो जेड की वैल्यू 0 मान ली जाए, ताकि आंसर सही आए। तो डिक्लेरेशन के वक्त ऐसा लिख दीजिए, असाइनमेंट 0। बस इतना आपने कर दिया। ये डिक्लेरेशन ये बता रहा है कि ऐड फंक्शन में 3 इंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, पर तीसरा वाला अगर नहीं पास हो रहा है तो उसको 0 मान लिया जाए। इसलिए जब ऐड फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं तो वह एक्स और वाई में जाएंगे, और जेड के लिए कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 मान लेंगे। और एडिशन के केस में अगर जेड 0 है तो आंसर गलत नहीं आएगा। ये रन करते हैं। अरे, तो एंटर 2 नंबर्स। पहले 2 नंबर एंटर हो रहे हैं, 10 और 20। सम आ गया 30। फिर एंटर 3 नंबर्स, मैंने कहा 11, 22, 33, तो सम आ गया 66। समझ में आया? अब ये जो वैल्यू मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी है, डिफॉल्ट वैल्यू समझ गए ना? जब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं आएगी तो बाय डिफॉल्ट 0 मान लेंगे। नहीं शिवा, 0 के प्लेस पे नल थोड़ी लिखेंगे। नल किस में रखते हैं? नल पॉइंटर में रखते हैं शिवा। ऑर्डिनरी वेरिएबल में नल नहीं रखते। जो इंट है, नोट कर लेना शिवा इसको अच्छे से, इस बात को जो डाउट पूछा आपने। अच्छा, जो इंट की वैल्यू मैंने 0 रखी है, वो 0 इसलिए रखी है क्योंकि एडिशन के लिए 0 रिजल्ट सही देगा। अगर यहां 0 की जगह 1 लिख दूंगा तो आंसर्स गलत हो जाएंगे। लिखने को तो मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है 0 लिखना। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है ये तो आपका लॉजिक तय करेगा ना। मल्टीप्लीकेशन में आप 1 दे देना। क्लियर है ना? नहीं, लाइन नंबर 17 में नहीं लिखेंगे जेड असाइन 0, वो डिक्लेरेशन में लिखेंगे सिर्फ। अच्छा, अभी मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स में से सिर्फ आखिरी वाले आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू दी है। अगर मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू देने की बजाय इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं तो क्या होगा? तो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? अरे भाई, आप बोल रहे हो कि y के लिए वैल्यू ना भेजो तो 0 मान लेना। y के लिए वैल्यू ना भेजो मतलब x और z के लिए भेजो, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करो। अरे, 2 आर्ग्यूमेंट्स अगर पास होंगे तो वो तो x और y में जाएंगे ना, x और z में थोड़ी जाएंगे। इसलिए अगर आपने एक बार किसी आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, तो उसके बाद के भी सारे आर्ग्यूमेंट्स को डिफॉल्ट वैल्यू देना कंपलसरी है। समझ में आया कुछ?
मतलब ये एरर है, ये चीज एरर है। ये एरर है। एरर मैसेज क्या है देखो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 3, मतलब जो तीसरा वाला पैरामीटर है ना, पैरामीटर यानी आर्ग्यूमेंट, तीसरा वाला पैरामीटर है, इसके लिए भी आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आपने किसी एक आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू दी है तो उसके बाद वाले, उसके राइट साइड वाले सभी आर्ग्यूमेंट्स को डिफॉल्ट वैल्यू देना कंपलसरी है। तो आप दोनों को 0 दे दो। अब इस फंक्शन को कितने तरीके से कॉल किया जा सकता है? इस फंक्शन को अब 3 तरीके से कॉल किया जा सकता है। मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा तो वो एक्स वाई जेड में जाएंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा तो वो एक्स और वाई में जाएंगे, जेड की वैल्यू 0 मान ली जाएगी। अगर एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो भी ये चलेगा, एक आर्ग्यूमेंट एक्स में आ जाएगा और वाई और जेड में 0 0 मान लिए जाएंगे, ठीक है। पर अगर मैं तीनों को 0 कर दूं तो फिर इस फंक्शन को आप 4 तरीके से कॉल कर सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट से, 2 आर्ग्यूमेंट से, 1 आर्ग्यूमेंट से और 0 आर्ग्यूमेंट से। क्लियर है? पर ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और उसके बाद का कोई आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट वैल्यू उसमें सेट नहीं करी, ऐसा नहीं हो सकता। राइट अलाइंड होना चाहिए, राइट साइड के सारे। क्लियर? नोट्स अच्छे से बनाना, एग्जाम्पल अच्छे से लिखना। 2 चीजें अभी मैंने बताई हैं। अब देखते हैं कल की क्लास में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से जुड़ा मामला। आपको क्या पढ़कर आना है, ध्यान से सुनो। आपको देखना है पॉइंटर वेरिएबल और ऑर्डिनरी वेरिएबल के बारे में। पॉइंटर वेरिएबल से रिलेटेड आपने सी प्लस प्लस में कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा है, उसको पढ़ के आना, ठीक है। यस अहमद बोलिए। सर सर मेरा क्वेश्चन ये था, वो कल आप समझा रहे थे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड में। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम वो एंटिटीज को कंसीडर करते हैं, हाँ कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं, और प्रोसीजर में हम जिस तरह एक्शंस या फंक्शनैलिटी को हाँ देखते हैं उसके। हाँ सर ये जो प्रोसीजर है इसमें हम यानी सारा काम वही कर सकते हैं आसानी के साथ, यानी जिस तरह आपने कहा था कि ऑब्जेक्ट में हमें आसानी होगी ऊप में, हाँ यानी जिस तरह हम प्रोसीजर में भी तो हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं ना, जिस बना तरह कल सकते हैं ना, आपने। बिल्कुल तो बना सर सकते हैं। ये भी इट्स आसान नॉट तरीका। अबाउट कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। बन सकता है तो आप एक चैलेंज वाली बात ले रहे हो। यहां से दिल्ली आप पैदल भी तो जा सकते हो। समझ में सही। आ रही बात? मतलब आपके पास बस से भी जाने का ऑप्शन है, ट्रेन से भी जाने का ऑप्शन है, आपके पास हवाई जहाज से भी जाने का ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। नहीं सर अब ये नहीं। अब मेरा ये कहना है, अगर आपको घर से उतर के बगल वाली दुकान तक जाना है तो भी आप गाड़ी से जाओगे या पैदल जाओगे? भाई ठीक है सिचुएशन है ना, सिचुएशन है ना। सर, आपके पास, यानी हाँ सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने कहा था कि उसमें हम स्पेसिफिक बस फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, यानी प्रोसीजर हाँ ओरिएंटेड में, हाँ यानी हम उसके नाउन के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देते। सर एग्जांपल के तौर पे जिस तरह हम कह रहे थे कि ये अकाउंट ओपनिंग या क्लोजिंग या कैश विदड्रॉ करवाया या डिपॉजिट किया, हम्म। सर इस यानी हम उसमें नहीं ये फंक्शंस ऐड कर सकते नहीं, प्रोसीजर बना ओरिएंटेड में। सकते हैं। देखिए हम कोडिंग बनाएंगे तो वो गलत तो होगी नहीं, वो तो सही होगी। तो जब हम कोडिंग यस बनाएंगे सर। तो फिर उसमें फंक्शन के अंदर कहीं पर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होंगे, अंदर कुछ लिखा होगा कोड, मतलब हमें और डिटेल देखनी पड़ेगी, तब जाके वो समझ में आएगा कि वो किस नाउन पे वर्क कर रहा है। अगर पैसा डिपॉजिट हुआ है तो किस अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, तो वो हमें समझना पड़ेगा ना कोडिंग देखकर। मतलब उतना इजी नहीं रहेगा ना कि बस देखा और समझ में आ गया, हमें ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी उसको। देखो, और ये दिक्कतें बार बार आएंगी जब आप कोड को मॉडिफाई कर रहे हो।
तब आपको डिटेलिंग की जरूरत है, आप जस्ट देख के नहीं समझ पा रहे हो। तो ये आपको बार बार प्रॉब्लम करेगा। अब छोटे प्रोजेक्ट्स में ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओके सर, लग गई समझ, ठीक है। है ना। तो हमारी अप्रोच दो हैं, और दोनों से सेम सॉफ्टवेयर बन सकता है। और अगर हम चैलेंज ले लें, ठान लें कि नहीं मुझे तो ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है लेकिन बनाना सी में ही है, तो आप बना भी सकते हो, इट्स ओके। बट इट इज नॉट अबाउट योर चैलेंज, इट्स अबाउट प्रॉफिट। हम कितनी जल्दी वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को सर फ्यूचर में थिंक, मेंटेन भी इजीली कर लें, है ना, वो सारे फायदे चाहिए ठीक है सर, समझ लग गई, थैंक हमको। ओके, वेलकम। यू। फंक्शंस की लाइफ टाइम में उनका साइज डायनेमिक होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंक्शंस की लाइफ टाइम में उनका साइज डायनेमिक रहेगा, मे और मे नॉट बी, बट फंक्शन का जो भी साइज रहेगा वो रन टाइम पे ही पता चलेगा। साधव, मैं जस्ट एक फील दे रहा था कि यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल एनीवेयर यू वांट, इसलिए मैंने सी वेरिएबल को यहां बना दिया, यहां भी बना सकते हो, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस।